राधे राधे प्रिय दर्शकों। विवेक पूरे 26 साल का हो चुका था। हर माता पिता का सपना होता है अपने जवान बेटे का विवाह करना। आज वही दिन था। विवेक की शादी का दिन। बारात निकलने वाली थी। विवेक की माँ कविता और सागर आकर कहते हैं, बेटा यह रहे तुम्हारे दादाजी। विवेक उनको बुलाकर कहता है, दादाजी आप कैसे हैं? आप तो बिल्कुल बदल गए। इतना कहकर विवेक दादाजी के पैर छूता है। दादाजी विवेक को उठाकर गले लगा लेते हैं, लेकिन विवेक को वह फील नहीं होता जो उसको दादाजी के गले लगाने से हुआ करता था। दादाजी की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें। विवेक कहता है, दादाजी आपको तो मूछें और दाढ़ी रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर आपने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों बना रखी है? कविता कहती है, बेटा वो समय के साथ साथ इंसान की पसंद नापसंद बदल जाती है। विवेक कहता है, माँ रसमलाई लेकर आओ। पहले मैं अपने दादाजी का मुंह मीठा करूंगा, उसके बाद यहाँ से बारात निकलेगी। दादाजी कहते हैं, बेटा मैं रसमलाई नहीं खाता। विवेक कहता है, दादाजी रसमलाई तो आपकी सबसे फेवरेट मिठाइयों में से एक हुआ करती थी, लेकिन आप क्यों नहीं खाते? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आज आपके पोते की शादी है और आप रसमलाई ना खाओ। कविता बात को संभालते हुए कहती है, बेटा वो क्या है ना कि तुम्हारे दादाजी को डायबिटीज हो गया है, इसीलिए शायद तुम्हारे दादाजी मिठाई खाना छोड़ दिए होंगे। विवेक कहता है, दादाजी इन 15 सालों में आपका चेहरा इतना बदल गया कि पहचानना मुश्किल हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे दादाजी हो ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, यह तुम्हारे दादाजी ही हैं। तो विवेक कहता है, माँ फिर वह कौन है जो वहां पर खड़े हैं? तो दोस्तों एक कहानी को जानने के लिए चलते हैं कुछ साल पहले, जब विवेक छोटा था। जब विवेक छोटा था, 5वीं क्लास में था, मात्र 10 साल का, तो उसकी दादी और दादाजी गांव में रहते थे। लेकिन जब उसकी दादी का देहांत हो गया, तो उसके दादा कैलाश नाथ जी रहने के लिए शहर आ गए। कैलाश नाथ जी ने सोचा कि शहर में मेरा एक पोता है, उसके साथ में रहकर पत्नी की यादों को भुलाकर खुशी से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। कैलाश नाथ जी के दो बेटा, एक विवेक और एक विकास। विकास ने अपने पास कैलाश नाथ जी को रखने से मना कर दिया। बोला, हम दोनों पति पत्नी अभी नौकरी पर जाते हैं, इसीलिए पिताजी की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए बड़े बेटे सागर और बड़ी बहू कविता ने कैलाश नाथ जी को अपने पास रख लिया। कविता और सागर जी का एक बेटा विवेक। विवेक से कैलाश नाथ जी बहुत प्यार करते। विवेक अभी 10 साल का था, लेकिन वह अपने दादाजी के लिए बहुत प्यारा, दादाजी को बहुत अच्छी तरह से समझता था। ऐसा लगता था कि दादी का यह दूसरा रूप है। बात बात पे दादाजी को डांटना, उन्हें समय से खाना देना, उनकी परवाह करना, यह सारी बातें कैलाश नाथ जी को बहुत अच्छी लगती थी। समय बीतता गया। कैलाश नाथ जी अपने पोते विवेक को स्कूल छोड़ने जाया करते थे, लेने जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब विवेक अपने दादाजी के गाए हुए भजन को दोहरा रहा था, तो कविता ने सुन लिया। फिर शाम को जब उसका पति सागर आया, तो उसने लंबी चौड़ी बातें बढ़ाकर कहा, तुम्हारे दादाजी गांव की देहाती भाषा में ना जाने कौन सा गीत मेरे बेटे को सिखा रहे हैं। यही यही गीत यदि स्कूल में गाया या बोल दिया तो हमारी कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। सोसाइटी में इस देहाती गीत को सुनकर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो प्लीज अपने पिताजी को समझा दो कि मेरे बेटे को स्कूल ले जाते और छोड़ते समय अपने गांव की देहाती भाषा में उल्टी सीधी बातें ना सिखाए। एक दिन विवेक ने खुद ही मना कर दिया कि मम्मा मैं दादाजी के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही दादाजी मुझे लेने आएंगे। यह कारण कैलाश नाथ जी को भी पता नहीं चला। उन्होंने बहुत पूछा, लेकिन विवेक ने बताया नहीं। तो अब कविता और सागर
दोनों मिलकर कभी लेने जाते तो कभी छोड़ने जाते, जिसको जैसा समय मिलता। लेकिन अब कविता को यह बात खटकने लगी थी कि आखिर मेरा बेटा विवेक क्यों नहीं जा रहा, और जब नहीं जा रहा तो बाबूजी घर पे बैठकर क्या मुफ्त की रोटियां खाएंगे। अरे इसी लालच में तो मैंने उन्हें अपने पास रख लिया था कि हमारा बस का भाड़ा बचेगा। यदि हम बस लगाएंगे और अपने बेटे को बस का किराया ही देंगे, या कि फिर हम पति पत्नी दो में से एक समय निकाल कर छोड़ने जाएगा, तो हम बाबूजी को अपने पास क्यों रखें। एक दिन हद हो गई जब कविता ने अपने ही ससुर को किचन में मिठाइयाँ चुराने का इल्जाम लगा दिया। शाम को वह बाबूजी के कमरे में आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने रसमलाई चुरा कर खाया है। मुझे पता है, रसमलाई आपकी फेवरेट मिठाई है, इसीलिए आपने पहले ही चुरा कर खा लिया। कैलाशनाथ जी ने कहा, बहू, तुमने रसमलाई बनाई है और मुझे दी भी नहीं। मैंने चुराया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने आज घर पे रसमलाई बनाया है। कविता डांटते हुए बोली, अब बहाना मत बनाओ बाबूजी, इस उम्र में आपको शर्म आनी चाहिए। जब कविता चली गई किचन में काम करने लगी, तो विवेक चुपके से अपने दादाजी के कमरे में आया और एक कटोरी में रसमलाई देते हुए कहा, दादाजी, लो आपकी फेवरेट मिठाई। मुझे पता है कि आपको रसमलाई पसंद है, और माँ आपको रसमलाई खिलाने वाली नहीं थी, इसीलिए मैं आपके लिए चुरा कर लाया हूँ। दादाजी, जब आप मुझे लेने और छोड़ने जाते हो तो आपके पैरों में बहुत दर्द होता है। मैं आपको आने के लिए रिक्शे का किराया नहीं देती, इसीलिए मैं आपको मना कर दिया हूँ। अब आप में मुझे छोड़ने नहीं जाओगे तो आपके पैरों में भी आराम मिलेगा। आज जाकर कैलाशनाथ जी को समझ में आया था कि उनका पोता उन्हें स्कूल लेने और छोड़ने के लिए क्यों मना कर रहा था। तो कैलाशनाथ जी ने कहा, बेटा, तुमने चोरी क्यों किया? चोरी करना तो बुरी बात है। विवेक ने कहा, दादाजी, जब आप रामायण पढ़ते हो तो आप ही समझाते हो ना कि किसी के भलाई में किया हुआ चोरी चोरी नहीं होता, या कि किसी किसी के भलाई में बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। तो यह तो मैंने आपकी भलाई के लिए किया है। फिर कैलाशनाथ जी ने कहा, जा बेटा, अपने कमरे में सो जा, नहीं तो मम्मी देखेगी तो बहुत डांटेगी। किचन से काम करके कविता अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी, तभी वह दादा और पोते की बातें छुपकर सुन ली थी। जब विवेक दूसरे दिन स्कूल चला गया, फिर कविता अपने ससुर को आकर बहुत डांटी, आपको शर्म नहीं आती? आप एक नाबालिग बच्चे को चोरी सिखाते हो, या आप मेरे बच्चे को बर्बाद करके ही रहोगे? आज तो हद हो गई, अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ही लो, अब आप यहाँ नहीं रहोगे। अपने छोटे बेटे विकास के पास चले जाओ, नहीं तो जहाँ जाना है जाओ, डूब मरो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। आपके रहते हुए मैं अपने बच्चे को नहीं बर्बाद कर सकती। कैलाशनाथ जी की दिल को यह बातें छू गई, लेकिन वे अपने पोते के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार थे। फिर कविता के मायके से फोन आता है, कविता बेटी, तू अपने भैया और भाभी से एक बार आके मिल ले। तेरे भैया भाभी विदेश जा रहे हैं, उन दोनों को अब वही जॉब मिल गई है। कविता यह बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। कविता के माँ ने कहा, बेटा, तेरा भी तो सपना था कि तू विदेश जाएगी, लेकिन क्या हुआ? तेरे सपने तो लगता है कभी पूरे ही नहीं होंगे। कविता ने कहा, माँ, ऐसे घर में मैं आई हूँ कि मेरा सपना पूरा होना तो इस जन्म में मुश्किल है। फिर जब शाम को सागर आया तो कविता ने बताया कि मेरे भैया और भाभी विदेश जा रहे हैं, कल ही हम उनसे मिल लेते हैं, नहीं तो वो पता नहीं कितने समय बाद वापस लौटेंगे। और सागर, तुम्हारी कंपनी क्या तुम्हें विदेश नहीं भेज रही है? तुम भी तो उसी कंपनी में काम करते हो जिसमें मेरे भैया और भाभी करते हैं, तुम भी कोशिश करो ना। सागर ने बताया कि मुझे तो एक महीने पहले ही कंपनी ने ऑफर दिया था विदेश जाने का, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि बाबूजी हमारे साथ रहते हैं तो उनकी देखरेख कौन करेगा, और इस उम्र में विदेश की धरती में बाबूजी को अच्छा लगता है कि नहीं। यह बात सुनकर कविता सर पकड़ ली, अरे कितना बड़ा भूल हो गया, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं सागर? मेरा तो सपना था कि मैं विदेश जाऊं, लेकिन तुम मेरा सपना पूरा नहीं कर सके।
तो सागर ने कहा, अभी मेरी जगह कोई गया नहीं है। यदि मैं बॉस से बात करता हूँ तो शायद है कि बॉस मुझे विदेश भेज देंगे, लेकिन बाबूजी क्या करेंगे? तुमने सोचा है क्या कविता? कविता ने कहा, बाबूजी को उनके छोटे बेटे के पास रख दो। और वैसे भी मैं विदेश जाऊं या ना जाऊं, बाबूजी को अब मैं अपने पास नहीं रखूंगी। कल विवेक ने फ्रिज में से रसमलाई निकालकर चुरा कर अपने बाबूजी को खिलाया। उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। आज घर में चोरी किया है, कल बाबूजी की पसंद की चीजें बाहर से चुरा कर लाएगा और देगा। हमने बाबूजी के सेवा में कौन सी कमी छोड़ रखी है? बाबूजी को मैं 3 टाइम का खाना खिलाती हूँ, फिर भी बाबूजी का पेट नहीं भरता। बाबूजी यदि कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मैं अपने बेटे को बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। तुम बाबूजी को ले जाओ, किसी वृद्धा आश्रम में डालो या उनके बेटे के पास छोड़ो। बेटे की चोरी करने की बात सागर को भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपने भाई को फोन करके बताया कि हमें कंपनी विदेश भेज रही है। हम बाबूजी को तो वहां ले नहीं जा सकते, इसीलिए तुम अपने पास बाबूजी को लेकर चले जाओ। तो छोटे बेटे ने कहा, भैया मैं अभी बाबूजी को अपने पास नहीं रख सकता। हम लोग भी कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं, तो अभी बाबूजी जाए तो जाए कहाँ? कविता और सागर ने मिलकर बाबूजी को वृद्धा आश्रम छोड़ने का फैसला कर दिया। जब बाबूजी को यह पता चला कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने का बोल रहे, तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया। बहू, मुझे मेरे पोते से अलग मत करो। तुम चाहोगी तो मैं पोते से मिलूंगा भी नहीं, लेकिन उसे दूर से तो देख लिया करूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा। लेकिन कैलाश जी की बातें किसी ने नहीं सुनी और उन्हें ले जाकर वृद्धा आश्रम छोड़ दिए। सागर ने यह कहा कि बाबूजी, आप यहाँ 3 महीने रुकिए। हमारी कंपनी सिर्फ हमें 3 महीने के लिए ही भेज रही है। उसके बाद हम वापिस आकर आपको इस वृद्धा आश्रम से ले जाएंगे। 3 महीने सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं और कंपनी के काम से। यही उम्मीद से कैलाशनाथ जी वृद्धा आश्रम में रहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, 3 महीने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 3 महीने यूं ही निकल जाएंगे। लेकिन जब 3 महीने क्या, 15-16 साल गुजर गए और कविता और सागर दोनों पति पत्नी में से किसी ने एक बार फोन भी नहीं किया। उन्हें बुलाने लेने जाने की तो बहुत दूर की बात है। अब 16 सालों के बाद जब कविता और सागर वृद्धा आश्रम पहुंचते हैं, तो कैलाशनाथ जी कविता और सागर को वृद्धा आश्रम में नहीं मिलते। सागर मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ 16 साल पहले अपने पिताजी को छोड़कर गया था, तो आखिर गए कहाँ? मैनेजर कहता है कि जब आप लोग 3 महीने बाद नहीं आए, तो आपके पिताजी बहुत परेशान और उदास थे। उन्होंने कहा कि मैं अब इस शहर में ही नहीं रहना चाहता, मुझे किसी दूसरे वृद्धा आश्रम में भेज दो। इसीलिए मैंने उन्हें किसी और जगह भेज दिया है। कविता कहने लगी कि मेरे पोते की शादी है। उसने जिद रखा है कि जब तक दादाजी नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। आप मुझे दूसरे वृद्धा आश्रम का पता बता दीजिए, मैं वहां से जाकर अपने बाबूजी को ले लूंगा। मैनेजर ने कहा, मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको उनका पता ढूंढकर बताऊंगा। 16 साल कम बात थोड़ी ना होती है। इस बीच में ना जाने कितने रजिस्टर बनाए और बिगाड़े गए, मुझे देखना पड़ेगा। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति नया दाखिल होता है, जिसका बेटा उन्हें छोड़ने आया था। उस बेटे ने कहा, मैनेजर साहब, मेरे पिता को वृद्धा आश्रम में दाखिला दे दीजिए। मेरी पत्नी इन्हें बहुत परेशान करती है, मारती है, पीटती है, इनसे घर का सारा काम करवाती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, मेरे पत्नी के अत्याचार का शिकार बन जाए। मैनेजर कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी पत्नी को वृद्धा आश्रम क्यों नहीं लेकर आए? उन्हें ले जाकर कहीं छोड़ देते। अपने पिताजी को ही क्यों चुना घर से निकालने का? वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। जब उनके बेटे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति वहां बैठकर अपने बेटे को देखते हुए बहुत रोए, जिनका नाम परमेश्वर जी था। परमेश्वर जी अपने बेटे को जाते हुए
देख देख कर तड़प रहे थे। फिर कविता ने सबकी बात काटते हुए कहा, मैनेजर साहब, आप जल्दी से कुछ कीजिए। मैनेजर साहब ने इस बार टाइट से कहा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि यहाँ से चले जाओ, और देखो अभी एक नए नए बुजुर्ग की एंट्री हुई है। अब मुझे उनके लिए देख रेख और उनकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप लोग 5-6 दिन के बाद वापिस आना। कविता ने कहा, अरे 5-6-7 दिन के बाद तो मेरे बेटे की शादी है, इतना समय मेरे पास नहीं है। मैनेजर साहब ने कहा, यह आपकी समस्या है, मैंने थोड़ी ना कहा था कि अपने पिताजी को मेरे इस वृद्धा आश्रम में रख कर जाओ और फिर अपने पोते की शादी में आकर परेशान करो। मैनेजर साहब की गुस्सा देखकर सागर और कविता वहां से चले जाते हैं। एक हफ्ता बीतने के बाद जब कविता वापिस आती है तो मैनेजर साहब से फिर वही बातें, मिले मेरे पिताजी, आप उनका पता दीजिए। इस बार मैनेजर साहब कह देते हैं कि पिताजी का कुछ पता नहीं आपके, मैंने जिस वृद्धा आश्रम में भेजा था वह वहां से भी कहीं चले गए हैं। फिर इसे संयोग ही कहे कि जिस व्यक्ति का उस दिन दाखिला हुआ था वही परमेश्वर जी को लेकर एक महिला फिर से आ गई और कहती है, मैनेजर साहब, यह खाना पीना नहीं खा रहे, कहते हैं कि मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मुझे कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। उन्हें देखकर कविता के दिमाग में एक चाल आ गई, क्यों ना मैं इस बुढ़े को अपना ससुर बनाकर ले जाऊं और विवेक के सामने खड़ा कर दूं। विवेक को बोल दूंगा कि बेटा 15-16 साल बीत गए हैं, तेरे दादाजी अब बुढ़े हो गए, इसीलिए उनकी ऐसी शकल सूरत हो गई है। उसने मैनेजर साहब से बात किया, वह नहीं मान रहे थे, लेकिन कविता ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया तो मैनेजर साहब ने यह बात मान ली। फिर परमेश्वर जी को वहां से समझा बुझा कर ले आए। आज वही विवेक की शादी का दिन था, उसकी बारात निकलने वाली थी, लेकिन जब विवेक परमेश्वर जी को देखा तो वह तुरंत पहचान गया कि यह मेरे दादाजी नहीं है। लेकिन माँ के सामने बातें बनाते हुए मिठाइयाँ खिलाने की कोशिश की, उनसे बातें करने की कोशिश की, उनकी दाढ़ी बड़ी होने का बहाना लगाया, फिर भी उसकी माँ ने सच स्वीकार नहीं किया। तो विवेक ने कहा कि जब दादाजी ऐसे हो गए हैं और ये मेरे दादाजी हैं, तो देखो सामने वह कौन है। जैसे ही कविता पीछे मुड़कर देखी तो विवेक के दादाजी सूट बूट और पगड़ी में खड़े हुए थे। विवेक उनके तरफ जाकर आगे बढ़ा और उन्हें गले से लगा लिया। माँ, मेरे दादाजी ये हैं और मेरे पास हैं। कविता यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि मैं दो दो वृद्धा आश्रम में ढूंढी, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। फिर आखिरकार विवेक को कहाँ मिल गए। माता अपनी माँ की इस तरह से आश्चर्यजनक चेहरे को देखकर विवेक ने बताना शुरू किया कि माँ, जब मैं अपनी कंपनी के काम से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बाहर गया था, कंपनी ने मुझे छोटे शहर और गांव की रहन सहन के बारे में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। जब मैं छोटे शहर में गया तो वहां पर मैं एक बहुत बड़े होटल में ठहरा था। वहीं से कुछ दूरी पर गांव भी था, तो मैंने सोचा कि यही शहर का और गांव का प्रोजेक्ट साथ में बना लूंगा और वापिस आकर इसी होटल में ठहर जाऊंगा। जब मैं सुबह होटल से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति होटल के बाहर की गार्डन की सफाई कर रहा था। मैं देखते ही पहचान गया, यह कोई और नहीं मेरे दादाजी हैं। मैं जैसे ही दौड़कर गया और दादाजी के पैर छुआ तो दादाजी खड़े हुए। वह तो मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैंने कहा, दादाजी, आप यहाँ होटल में सफाई क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज सुनकर, मेरी आंखों में देखकर दादाजी भी मुझे पहचान लिए और मेरा बेटा विवेक, मेरा बाबू कहकर मुझे गले से लगा लिए। मैंने पूछा, दादाजी, आप इस होटल में साफ सफाई क्यों कर रहे हैं? माँ ने बताया था कि आप तो चाचू के पास रहने गए हैं। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, कभी तुम्हारे चाचा ने मुझे अपने पास रखा ही नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा को विदेश जाना था और मुझे तुमसे अलग करना था, इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिया था। मैं वहां के वृद्धा आश्रम में तुम्हें बहुत याद करता था, इसीलिए फिर मुझे दूसरी जगह भेज दिया गया। वृद्धा आश्रम की व्यवस्था में परेशानी हो रही थी, इसीलिए वृद्धा आश्रम के मैनेजर ने कहा कि यदि कोई वृद्धजन इस
आश्रम के सहयोग के लिए काम करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी काम करने जाऊंगा तो मेरा भी मन बहला रहेगा। मेरे साथ साथ कई दोस्त भी तैयार हो गए जो इसी होटल में अलग अलग पदों पर काम करते हैं और मैंने गार्डन की साफ सफाई और पानी देने का काम ले लिया। विवेक अपने दादाजी को इस तरह से परेशान होता हुआ देख रो पड़ा, अपने गले से लगा लिया और बोला, दादाजी आज से आपकी परेशानी खत्म हो गई। अब आप मेरे साथ चलिए। मेरी शादी इंडिया में ही है। दादाजी, मैं अमेरिका में शादी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस लड़की के साथ पढ़ता था, जो मेरी दोस्त है, उसी के साथ मैं शादी कर रहा हूँ। मेरी और उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वह भी इंडिया की ही है। उसके माता-पिता इंडिया से ही शादी करना चाहते हैं और बहुत बड़े कंपनी के मालिक भी हैं। इसीलिए तो कविता और सागर विवेक की शादी उस लड़की से करने को तैयार हो गए थे क्योंकि वह लड़की अपने पिता की इकलौती बेटी थी और बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन भी। नहीं तो कविता इतनी लालची थी कि कभी भी उस बेटे की पसंद की शादी नहीं करती। दादाजी को वह कहीं छुपा दिया था और जिस दिन शादी थी उसी दिन दादाजी को लेकर घर आया। उसने कहा, मैंने माँ और पिताजी को इतना चांस दिया कि वह दादाजी को ढूंढने जाए। उन्हें यदि दादाजी ना मिले तो वह गलती कबूल करे और सच्चाई सबके सामने बोल दे। लेकिन मेरे माता पिता तो झूठ पर झूठ बोलते गए और यहाँ तक कि किसी और को दादाजी बनाकर ले आए। यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मम्मी पापा, आप लोग जाओ विदेश रहो। मैं शादी करके अपने दादाजी के साथ यहीं रहूंगा। आप लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगा और न ही आप लोगों के साथ कोई मेरा रिश्ता होगा। बेटे की ऐसी बातें सुनकर कविता रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। विवेक, मेरा इकलौता बेटा है तू, यदि तू मुझे इस तरह से बेसहारा छोड़ देगा। विदेश में वैसे भी मैं कर्जे में डूब चुकी हूँ। मैंने सोचा था तेरी शादी के बाद मैं अपना कर्ज उतार दूंगी। बेटा माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होता है तो तू मुझसे दूर कैसे रह सकता है। यह बात सुनकर विवेक ने कहा, माँ, जिस तरह से आप मुझे अपना सहारा समझती हो उसी तरह से दादाजी भी आपको अपना सहारा समझते थे। लेकिन आपने क्या किया? जो आपने किया है वही मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ। कैलाशनाथ जी सुन रहे थे जो अब तक। उन्होंने कहा, विवेक, यदि तुम अपने माता पिता की तरह ही उनके साथ करोगे तो तुम्हारे में और तुम्हारे माता पिता में क्या फर्क है जो उन्होंने मेरे साथ किया।